Subscribe now. आप 100 साइंस का क्लास देखेंगे। जिस तरह से क्वेश्चंस अब तक ग्रुप डी ने रेलवे ने आपसे पूछा है, वही क्वेश्चंस, वही सिलेबस, वही पैटर्न 9th और 10th की एनसीईआरटी को मिलाकर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जिन जिन टॉपिक से रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है अब तक, वही क्वेश्चन। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है एक्वा रेजिया निम्न में से किसका मिश्रण है। साथियों देखिए, ये जो एक्वा रेजिया है ना, इसमें सोना घुलता है, ठीक है। और एक्वा रेजिया निम्न में से किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और सांद्र नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पेपर में पूछे कि एक्वा रेजिया के मिश्रण में HCl और नाइट्रिक एसिड का अनुपात क्या होता है, तो HCl 3 रेशियो में होता है, नाइट्रिक एसिड 1 रेशियो में होता है, यानी 3:1 होता है। ये याद रखना बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध इनमें से किसका उदाहरण है। साथियों मिल्क जो होता है, बताइए किसका उदाहरण है। फोम है, इमल्सन है, एरोजल है या सॉल है। देखिए मैं आपको जो क्लासेस करा रहा हूँ बिल्कुल सुपर फास्ट करा रहा हूँ, ताकि बचे हुए समय में आप बाकी के क्लासेस देखो, ठीक है। मैथ रीजनिंग आप रिवीजन कर पाओ, इसीलिए क्लासेस सुपर फास्ट ही होती है। आपको कम समय में सारे क्वेश्चन आंसर करा देंगे। दूध इनमें से किसका उदाहरण है, तो याद रखना दूध जो है वो इमल्सन का उदाहरण होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमल्सन। आगे देखिए, नेक्स्ट है, देखिए धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है। अच्छा देखते हो कहीं पर आग जल रहा है, वो धुआं जब हमारे आंखों में आता है, आपके आंखों में आता है, तो आंख जलने लगता है, जलता है ना। बताइए वो किस लिए होता है। धुआं में ऐसा कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है, जब वो हमारे आंखों में प्रवेश करता है तो जलन पैदा होता है। याद रखिएगा, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। देखो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वो जो शक्तिशाली उत्तेज होता है धुआं में, उसका नाम है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कहां से रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है, आने वाले शिफ्टों में अब कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक कर देते हो, उससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो जैव निम्नीकरणीय है। बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि जैव निम्नीकरणीय है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यानी बायोडिग्रेडेबल आपको बताना है कौन सा पदार्थ है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। तो देखो ऊन, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। बाकी देखो कांच का बोतल, प्लास्टिक का कप, एल्युमिनियम का फॉइल, ये सभी जो है ना नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन ऊन जो है ये बायोडिग्रेडेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है। सिंपल क्वेश्चन है ना। बताइए प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, तीसरा नियम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीय नियम, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से घर्षण बल के प्रकार कौन सा है। बताइए इनमें से कौन सा घर्षण बल का प्रकार है भाई। तो देखिए घर्षण बल के प्रकार तो हमको ये सारे दिख रहे हैं भाई, लोटनिक घर्षण भी है, सर्पी घर्षण भी है और सीमांत घर्षण भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु जब स्थिर या एक समान गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो ये न्यूटन का पहला नियम का उदाहरण है, जिसको हम जड़त्व बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसको जड़त्व के नियम के अलावा याद रखना गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के लिए अनिवार्य शर्त क्या होती है। ऑप्शन नंबर बी की वस्तु का कंपन करना। देखिए ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, दो वस्तुओं के कंपन से। तो वस्तुओं के कंपन, जब वस्तु कंपन करेगा तभी तो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये ध्वनि वाले चैप्टर 27 नवंबर से जो आपका पेपर स्टार्ट हुआ है ना, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें ये साउंड वाले चैप्टर से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आया है, और मैंने वही टॉपिक्स कवर किया है जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। फालतू चीजें पढ़ा के आपको क्या फायदा है। ध्यान से देखिए, स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो स्टील में ध्वनि की चाल होती है साथियों 5960 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टील से भी अधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है, तो याद रखना एल्युमिनियम में।
करीब 60,000, हाँ करीब 6040 मीटर प्रति सेकंड ऐसा कुछ होता है, याद रखना। यानी स्टील से भी ज़्यादा एल्युमिनियम में होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? जो ध्वनि मनुष्य के कानों तक पहुंचती है उसका प्रभाव मनुष्य के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड के लिए, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रबलता एवं तारत्व को क्रमशः कौन निर्धारित करता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रबलता एवं तारत्व को क्रमशः कौन निर्धारित करता है? तो याद रखिए, प्रबलता को तो आयाम और तारत्व को आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयाम एवं आवृत्ति। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसकी विराम स्थिति में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित किया जाता है, तो 5 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? सरल क्वेश्चन है ना। गति का पहला समीकरण आपको लगाना है साथियों। गति का पहला समीकरण का सूत्र क्या होता है? v = u + at। इसी फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी वस्तु को उसकी विराम स्थिति से, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित किया जाता है, यानी एक्सेलरेशन का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। 5 सेकंड में जो है ये त्वरित होती है, तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, v = u का मान तो आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस a का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5 सेकंड, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो v = आपको वेग ही निकालना था ना, तो इसका 50 मीटर प्रति सेकंड मान निकल के आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? बताइए, इनमें से कौन सा सही है? देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, बिल्कुल ये भी सही है। त्वरण किसको हम बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, इसी को हम त्वरण बोलते हैं, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, सभी कथन सत्य है। इस एक क्वेश्चन से आपका 3 चीजें क्लियर हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिंड पर 25 न्यूटन का बल लगाया गया है। एक पिंड है जिस पर 25 न्यूटन का बल लगाया गया है, जिससे वह 2 मीटर प्रति सेकंड के साथ त्वरित होता है, तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? लगाइए फॉर्मूला, F बराबर क्या होता है? m × a, यही तो फॉर्मूला होता है ना भाई। तो यहाँ पर जो है F का मान आपको दिया हुआ है 25 न्यूटन, ठीक है। m तो निकालना है ना, हाँ m का मान निकालना हुआ है, a का मान आपको दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो m का मान आप जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 25/2, यही तो हो जाएगा ना, हाँ यही हो जाएगा। तो फिर इसका मान निकल के क्या आ जाएगा? 12.5, यानी ऑप्शन नंबर ए 12.5 kg इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 20 kg है, उसको 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ फेंका जाता है, तो उसका संवेग क्या होगा? आप देखिए, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग P बराबर होता है m × v, ठीक है। यहाँ पर m का मान दिया हुआ है 20 kg और v का मान दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप 40 मीटर प्रति सेकंड आपका मान निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप से न्यूमेरिकल आपको पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण है जो वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है? तो याद रखिएगा साथियों, गति का जो पहला समीकरण होता है ना, v = u + at, ये जो है समय, वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। देखिए, गति के जो 3 समीकरण है इससे क्वेश्चन बन ही रहे हैं, मैं आपको तीनों बता देता हूं। पहला तो याद रखना कि गति का जो पहला समीकरण है v = u + at, ये साथियों ये समीकरण जो है वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। बाकी देखिए, मैं और भी बता देता हूं। गति का जो दूसरा समीकरण है ना, जिसका सूत्र होता है साथियों s = ut + ½ at², ये जो है विस्थापन और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। और गति का जो तीसरा समीकरण है जिसका सूत्र होता है v² = u² + 2as, इसका संबंध जो है वेग और विस्थापन का होता है, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बताइए, कोई भी एक उत्तल दर्पण है वह कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो याद रखना, उत्तल दर्पण जो है हमेशा वास्तविक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। याद रखना, उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ठीक है। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए,
क्वेश्चन में बोला गया है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, उस बिंदु को मुख्य फोकस बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुख्य फोकस। आगे देखिए, लेंस की क्षमता के संबंध में कौन गलत है। ए में लिखा है उत्तल लेंस के लिए यह धनात्मक होती है। बिल्कुल भाई, उत्तल लेंस के लिए फोकस का मान धनात्मक होता है, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है, ये भी सही है। सी में लिखा है यह फोकस दूरी पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लेंस की जो क्षमता